So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. We have 15 topics that we will be discussing one by one. First topic जो है Bangladesh upheavals has not led to the spike in border interception. Border interception का मतलब क्या हुआ? What is mean by this? क्रॉस बॉर्डर करते हैं ना लोग, वहाँ पे रहते हैं स्मगलिंग के लिए या इलीगल इमिग्रेशन के लिए। तो अभी जब से सिविल वार का कंडीशन है, कुछ इतना ज़्यादा जो पकड़े जाते हैं बाय द आवर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो थोड़ा सा डेटा उतना ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज नहीं है। जैसे कहीं पे भी सिविल वार होता है तो लोग क्रॉस करते हैं, क्योंकि अंदर जो गवर्नमेंट होती है या अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी कम्युनिटी को मार रही होती है, वो कम्युनिटी भाग रहा होता है, तो बॉर्डर क्रॉसिंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे नहीं है। Then we will see that the plastic treaty talk fails amid the split over the production cuts. तो यहाँ पे डिवीजन किस बात को लेके है? अभी भूषण साउथ अफ्रीका, वहाँ पे ग्लोबल मीट हो रहा था टू बैन द प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक पोल्यूशन को हम कम करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि प्लास्टिक का यूज भी बहुत है, यूटिलिटी बहुत है, डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत वो हैंडी है किसी भी चीज़ को पैकेज करने में, कैरी ओवर करने में। और डेवलप्ड वर्ल्ड में ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो एक कदम आगे जा चुके हैं, उनके पास न्यू अल्टरनेटिव है। तो इसी बात को लेके है कि सडन बैन किया जाए कि ग्रेजुअल फेज में किया जाए, किस केमिकल को किया जाए, और केमिकल अगर किया भी जाए तो किस तरीके से किया जाए। अगर हम बैन करते हैं तो घाटा लगेगा, तो डेवलप्ड वर्ल्ड पैसा दें, फंडिंग करें और टेक्नोलॉजी दें, यही बात है। सेम वाज हैपनिंग इनटू द आवर क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको भी लेके अभी कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अजरबैजान बाकू कैपिटल है वहाँ का, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली मुद्दा चल रहा है, अभी इस पर कोई फाइनल आउटकम नहीं आया है। जैसे होता है ना कि फाइनल आउटकम हो गया, ये हमने डिसीजन ले लिया। अब लड़ाई होता है तो दो लोगों के बीच अगर झगड़ा होता है ज़मीन को, अगर फैसला नहीं होता है तो क्या करते हैं, टाल देते हैं कि बाद में देखेंगे, कोई खेती नहीं करेगा, यही करते हैं ना। तो अभी बैन को लेके है कि अभी फिर से अगला मीटिंग जब हम करने वाले हैं तब वी विल बी डिसाइडिंग। ओके, ये किसका पार्ट है? जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट। Then we will see that the option for the euthanasia in new rules on the captive elephant. What is mean by the euthanasia? Euthanasia. Euthanasia का नाम सुना है कभी? यूथनेसिया का ये होगा कि मानिए मैं बीमार हो गया और मैं इतना बीमार हो गया और मुझे सही नहीं हो सकता हूँ, मरना मेरा पक्का है, ठीक है। बीमार के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा पेन शरीर में हो रहा है, कष्ट से जी रहा हूँ, तो ऐसे में मैं क्या चाहूँगा कि घुट घुट के मर ही रहा हूँ, उससे अच्छा कि एक ही बार डेथ हो जाए। यूथनेसिया यही है कि अपने इच्छा से अपना जो नॉर्मल डेथ है उसके पहले यू विड्रॉ योर सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम का मतलब अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में होंगे, तो कुछ न कुछ आपको वेंटिलेटर पे रख के जिंदा किया जा रहा होगा, वेंटिलेटर का सिस्टम खींच लिया जाए, ठीक है। तो वो हो गया पैसिव यूथनेसिया। दोनों में तो डेथ होना है। यूथनेसिया में यूथनेसिया होता है कि अपने आप नहीं मरना, या तो आपका सपोर्ट सिस्टम खींच लिया जाएगा, वेंटिलेटर्स पे हैं तो ऐसे ही डेथ हो जाएगा। दूसरा यह है कि आप नॉर्मल ऐसे भी हैं, जैसे वेंटिलेटर का सिस्टम नहीं, फिर भी आपको कुछ ऐसी बीमारी है, अंदर अंदर दर्द हो रहा है, तो ऐसे में कुछ इंजेक्शन लगा के वहाँ पे डेथ वो कंक्लूड किया जाता है। यही होता है प्रोसेस। यूथनेसिया यही है। यूथनेसिया का बहुत डिबेट है इंडिया में। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 देता है, उसी में यह है कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड द राइट टू डाई और नॉट। लेकिन राइट टू डाई इंक्लूड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सा जजमेंट आया, उसमें ये हुआ है कि मिसयूज होने लगेगा। जैसे मैं बीमार हो गया, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, ऐसा कंडीशन कई बार होता है। सामने वाले को क्या पता मेरा प्रॉपर्टी लेना है या कुछ ऐसा हो, वो मुझे मार डाले, होगा ना, और बाद में कह देगा तो ये तो यूथनेसिया था। ये भी हो सकता है कि मानिए अभी मैं बीमार हूँ किसी बीमारी से, अभी इलाज नहीं है, 4 साल बाद उसका इलाज आ जाए तो मैं 10 साल अच्छा लाइफ जी सकता हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। तो यूथनेसिया को ये देख के अभी फुल्ली हमने इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया है। किसी किसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जाके आपको इसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। इसमें अरुणा सोनबाग केस बहुत फेमस है। एक नर्स थी, उनका
रेप किया और उसके बाद उनके साथ बहुत वायलेंस किया, तो वो एकदम वेंटिलेशन पे चली गई थी। 30 साल तक वो वेंटिलेशन पे थी। उनका देख रेख जो हॉस्पिटल के उनके दोस्त थे वो करते थे, लेकिन उनके लिए अपील किया गया था कि उनको यूथनेसिया दे दिया जाए कि नहीं, क्योंकि 30 साल और 30 ईयर्स से लगातार वेंटिलेशन पे थी। अभी उनका हाल ही में डेथ हुआ है। तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल के नर्स थे उन्होंने नहीं मरने दिया, कहा कि नहीं हम लोग देख रेख कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कोई केस किया था कि सी इज सफरिंग फ्रॉम द दिस एलिमेंट, जी तो पा नहीं रही है, उनको जबरदस्ती जिलाने से क्या फायदा है। क्लियर हो रहा है यूथेनेसिया क्या। ये सेम केस हम एलिफेंट के साथ भी करते हैं, के लिए अभी परमिट करते हैं, क्योंकि एलिफेंट का भी लाइफ बहुत लंबा होता है। एलिफेंट को कोई बीमारी हो गई, पड़े पड़े हैं, उसको भी अंदर अंदर दर्द हो रहा होगा, तो इसको लेके हमने केरला में एक लॉ आया है, उसने कैप्टिव एलिफेंट जो है जिसको लोग पालते पोसते हैं, अगर कोई बीमारी हो गई तो उसको भी वो लोग मार सकते हैं। दिस इज द यूथेनेसिया केस विद दिस। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज द वन स्टेट ऑन स्टेटहुड डे रियो कॉल्स फॉर द स्विफ्ट रिजोल्यूशन टू द नागा इम्ब्रोग्लो। यहाँ पे है नागा कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि नॉर्थ ईस्ट में हर एक स्टेट में कोई ना कोई इश्यू है, सिविल वार की कंडीशन है। नागा जो लैंड है, वहाँ के जो नागा कम्युनिटी है वो कहती है हम नागा जितने भी ट्राइबल हैं सबको मिला के एक अलग देश बना दिया जाए। और इसमें जो नागा कम्युनिटी डिमांड करती है, कुछ पार्ट ये म्यांमार का भी डिमांड करते हैं, नागालिज्म वो बड़े पार्ट का नाम है, और कुछ पार्ट असम का, कुछ पार्ट मणिपुर का, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का, आंध्र नहीं अरुणाचल प्रदेश का, एपी, दैट इज जस्ट एबव द नागालैंड। दिमाग में पिक्चर बन रहा है नागालैंड का, नॉर्थ ईस्ट आंध्र, वो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे कौन है आप बताइए। नागालैंड के नीचे का क्या है, मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, चारों साथी हैं। इधर आइएगा तो इधर असम है, और असम से इधर थोड़ा सा उसी में त्रिपुरा और मेघालय, उसके अंदर ही असम और बांग्लादेश को टच करते हैं। पिक्चर बन रहा है। नागालैंड का जो डिमांड है तो वहां पे है कि वहां पे हमने अभी सीज फायर करके रखा है, जो वहां की इंसर्जेंट ग्रुप थे उनसे, और वहां का स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट मिलके हमने सीज फायर किया है कि कोई एक दूसरे पे गोलाबारी नहीं चलाएगा, और अभी जिसका जहां पे स्टेटस है हम वो मेंटेन रखेंगे। उसी पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कब इसका डिमांड स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे रिवेंचिस्ट सूट, यहाँ पे मेन डिस्कशन इस बात का है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसको लेके काफी डिबेट चल रहा है, और उसी के चक्कर में जो इंटरप्रिटेशन था, जो डीवाई चंद्रचूड़ ने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन किया था कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसका अगर पता चल जाए तो नेचर तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे इंक्वायरी चल सकती है कि असली में उस प्लेस का नेचर क्या है, क्या उसका रिलीजियस नेचर है। तो उसको हम लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट्स इंडियाज एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट कुड डू। अभी हमने एक एआई इंस्टीट्यूट खोलने की बात की है, जिससे कि हम एआई का जो डेवलपमेंट हो, उसका गवर्नेंस कैसे हो, क्योंकि एआई एकदम न्यू है, हमें नहीं पता है कि एआई किस तरीके से इवॉल्व करेगा। लेकिन ये हमें पता है कि जो आने वाला एरा है वो एआई डिपेंडेंट होगा। जो कारें होंगी, सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक सिस्टम पे बेस्ड होगा। वो खुद, उसको हम लोग एक डेटा देंगे, वो डेटा को एनालिसिस करके खुद वो फंक्शन करेगा। ठीक है, तो एआई को किस तरीके से, एक तो हम पे रिसर्च भी करना है कि दूसरे देशों से हम पीछे ना रह जाए, क्योंकि यूएस यूके सभी अब इस पे रिसर्च कर रहे हैं, चाइना रिसर्च कर रहा है। तो हमें कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो कोई भी देश को उसमें कॉम्पिटेंट बनना है, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाए रखना होता है। तो उसके लिए एक तो जरूरी है, दूसरा है कि गवर्नेंस कैसे करें, क्योंकि एआई आया है तो उससे रिलेटेड क्राइम भी आया है। जैसे कि सिंपल सी बात है, डिजिटल अरेस्ट की बात करें, डिजिटल अरेस्ट में जो आपको डिजिटली कॉल आएगा वो मिमिक करेगा आपके रिलेटिव का, आपके भाई का आवाज़ निकाल के ऐसे सुनाएगा कि सच में उसको कोई तकलीफ है, वो कहीं और है। एआई का यूज करके नकली वीडियो बना देंगे, कहीं ना कहीं है। तो एआई का मिसयूज बहुत है। एआई का यूज करके पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को इनस्टेबिलिटी ला सकते हैं। वो एआई का यूज करके आपके डिफेंस सिस्टम को कैप्चर कर सकते हैं। आपके मिसाइल सिस्टम सब डिजिटली कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं एआई का यूज हम कर सकते हैं। तो एआई का यूज हर एरिया में होने वाला है, और एआई पे अगर हम कंट्रोल गवर्नेंस अच्छे से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेशन के लिए सही नहीं है। तो उस पर पूरा डिस्कशन है, उसको हम देखेंगे।
Then we will see that the faculty representation in IITs and IIM general category faculty majority. अभी एक रिपोर्ट आया है, कुछ IITs हैं, 7 IITs, 6 IIMs हैं, उसमें ये पाया गया है कि 80 से 90% जो सीट्स हैं दे आर फिल्ड अप बाय द जनरल कैटेगरी। और हर एक यूनिवर्सिटी में जितना भी IITs हैं, IIMs हैं, उनमें ऑलरेडी हम रिजर्वेशन का प्रोविजन है 27% फॉर द OBCs, 15% फॉर द SCs एंड 7.5% फॉर द STs। यही है, इस हिसाब से तो 50 के आसपास होना चाहिए। लेकिन 80-90% जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी पॉपुलेशन 14%, कैप्चरिंग 80%। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं उस पर एक दिक्कत आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, इसमें कोई क्रीमी लेयर है SCs में। तो ये भी आ रहा है कि आप सीट नहीं फिलअप कर रहे हैं इसलिए कि वो काबिल नहीं है। पॉपुलेशन तो कम है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि PhD किए हुए लोग कम है SCs, ST या OBC से, लेकिन आप क्यों नहीं उनको वैकेंसीज फिल कर रहे हैं, ये कह के कि उस जो क्वालिफिकेशन है, जो मेरिट है, उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। और साथ साथ आप कह रहे हैं कि वहाँ पे क्रीमी लेयर भी हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेडिक्ट करता है इसी बात को है कि कहीं ना कहीं जो सोशल जस्टिस की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, इक्विटी की बात होती है, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। Then there is a very comprehensive analysis on the freedom of religion in the Bangladesh. बांग्लादेश में अभी देखा है कि इस्कॉन जो कम्युनिटी है, जो लॉर्ड कृष्णा की एक कम्युनिटी जो उनके मंदिर बनवाते हैं, उसको उन पे अटैक हो रहा है। उनके जो हेड हैं चिन्मय दास, उन पे अटैक हुआ है। तो ये देखा जाए, यहाँ पे एनालिसिस में ये देखा गया है कि जो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश में प्रॉपर तरीके से सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन भी दिया गया है माइनॉरिटी का। लेकिन दिक्कत ये है कि बांग्लादेश में कई बार ऐसी गवर्नमेंट आई, जैसे शेख हसीना के जो पिताजी थे मुजबीर रहमान, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक थे, बहुत ही सेक्युलर थे, ही वॉज नॉट दैट मच एक्सट्रीमिस्ट। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना मैक्सिमम इंडिया का बन ही गया था, और कोई कॉन्स्टिट्यूशन बाद में बनता है तो पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं कुछ कॉपी करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। तो बांग्लादेश ने हमसे एक कदम आगे जाके उन्होंने लाया, प्रॉपर तरीके से कई आर्टिकल दिए, प्रॉपर तरीके से लिखा कि देश सेक्युलर रहेगा और हम प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन बाद में एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग भी आती है, राइट विंग जो उनके बाद आई मुजबीर के बाद, उन लोगों ने बदल के बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बना दिया। ठीक है, फिर से दूसरा गवर्नमेंट आया, इनकी बेटी आई शेख हसीना, अगेन अपने पिताजी की आइडियोलॉजी लाने के लिए उन्होंने अमेंडमेंट को हटा दिया। ठीक है, फिर से सेक्युलर स्टेट ला दिया, लेकिन इस्लामिक स्टेट को रहने दिया। इस्लामिक स्टेट का क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता था, सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ें बदली, लेकिन उन्होंने कहा कि बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट रहेगा। तो एक देश साथ साथ इस्लामिक भी रहे और सेक्युलर भी रहे, बड़ा मुश्किल काम है। तो इस पर बहुत अच्छा एनालिसिस है, हम उसको देखेंगे। ठीक है, then we will see that the why US Department of the Justice wants Google to divest its Chrome browser। अभी हमने देखा कि जो गूगल है उस पर आरोप लगा है कि इट्स मिसयूज इट्स मोनोपोली, जबरदस्ती फोर्स करता है, और भी जो जितने भी ऐप होते हैं कि आप हमारे अंदर गूगल ब्राउजर लाइए। जो मोबाइल फ़ोन बनाते हैं उनको कहते हैं कि पहले इनबिल्ट गूगल लाइए। आप कोई भी मोबाइल फ़ोन खोलते होंगे तो उसमें गूगल का इनबिल्ट होता होगा पहले से, लेकिन सर्च इंजन एक तो है नहीं, सर्च इंजन तो बहुत है, लेकिन मोनोपोली किसका इस समय? गूगल का है। और इसका बहुत तरीके से अपना राइवलरी का भी मिसयूज करता है, दूसरे ऐप वालों से जबरदस्ती पैसा पे करवाता है। तो इस सब चीज़ को केस चल रहा था इनके खिलाफ। क्या है, इन्होंने कहा है कि धीरे धीरे आप जो गूगल क्रोम है, जो इनका मेन सर्च इंजन है, उसको भी वो डिसवेस्ट करें, मतलब अपना जो उनकी मालिकाना है वो खींचें, औरों को भी मालिक बनाए। होता है ना डिसइन्वेस्टमेंट, आप अपना शेयर बेच देते हैं। NDTV अभी अदानी ग्रुप ने कैप्चर किया। तो इस तरीके की चीजें होती रहती हैं, इसी पे डिस्कशन है। बस आपको सिंपल ये जानना है कि क्या चल रहा है। PM फ्लैग्स साइबर फ्रॉड, पोर्ट सिक्योरिटी एंड एनुअल पुलिस मीट। अभी जितने भी हमारे DGP हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैं, उन लोगों की मीटिंग थी। कहाँ पे थी? भुवनेश्वर में थी। अभी देखा था ना, वो जिस दिन मीटिंग थी उसके पहले पान्नू ने थ्रेट जाहिर किया था। ठीक है, तो उस दिन का था, अभी वो चल रहा है, 3 दिन का मीटिंग था। अब उसमें PM ने बोला कि जो सबसे बड़ा इस समय थ्रेट आ रहा है वो साइबर फ्रॉड है। वो है ही है, क्योंकि अभी तो नॉर्मल चोरी वोरी नहीं है उतना, उससे ज़्यादा चोरी क्या हो गया डिजिटल मीडिया से, वहाँ पे थ्रेट, क्योंकि मैक्सिमम पैसे हमारे वहीं हैं। हम लोग बैंक अकाउंट में रख रहे हैं, बैंक अकाउंट क्या इंटरनेट बैंकिंग है, फ़ोन पे कोई भी ट्रांसफ़र कर लिया कैसे भी करके।
लेकिन बैंक रॉबरी करने में फिर भी रिस्क था, आपको जाना पड़ता था वहाँ पे बैंक में, पूरी पुलिस से लड़ना पड़ता था, फिर आप चोरी करते थे। अभी तो वो पाकिस्तान में, चाइना में बैठ के हमारे पैसे चोरी कर सकते हैं, आर यू गेटिंग ना? तो उसके पास कोई सोल्यूशन भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पकड़िए प्रॉपर रूप से, और वो इनविजिबल है क्योंकि इंटरनेट तो ग्लोबल लेवल पे ओपन है। तो इस तरीके से उसकी प्रॉपर तरीके से हमारी बैंकिंग सिस्टम, जितने भी हमारे डेटा हैं, उन सब की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। दैट इज द मेन डिस्कशन पॉइंट। देन वी विल सी दैट द सोसाइटी विल पेरिश इफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फॉल्स बिलो 2.1। ये हमारे आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत ने बोला है कि अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.1 से कम कर दें तो हम समाज, हम गायब हो जाएंगे। ये कहने बढ़ाओ पॉपुलेशन, कम कर दोगे तो मतलब हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जो हम 140 बिलियन चले गए ना, तो कह रहे हैं चले जाएंगे हम लोग, उनका लॉजिक है, अब देखते हैं। लेकिन 2.1 क्या होता है? दिस इज द रिप्लेसमेंट रेट होता है, रिप्लेसमेंट रेट, कि जितनी आबादी है उतना ही हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। लेकिन 2.1 क्यों है? दो लोग, दो से 2.1 क्यों करते हैं? दो लोग मिलके 2.1 को प्रोड्यूस करेंगे, ये दो में नहीं होगा, ये 200 लोग मिलके 210, ऐसे एवरेज करके 2.1 आएगा। ओके, तो इसका हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि जैसे मानिए 200 लोग हैं और 200 लोगों में प्रोडक्शन, ये पेरेंट्स हो गए, दो मदर एंड फादर, यहाँ से दो चिल्ड्रन हुए, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। मेल की शादी हो गई, फीमेल एंड फीमेल मेल, ठीक है। यहाँ पे भी कोई पेरेंट्स है, ये दोनों लोगों का बर्थ होगा, पेरेंट्स मदर फादर होंगे, यहाँ पे मदर फादर, एक मेल एक फीमेल, जस्ट एक एज्यूम कर रहा हूँ, मेल फीमेल ऐसा नहीं है, दो फीमेल भी हो सकते हैं, दो मेल भी हो सकते हैं, दो दो चार मिलके दो दो चार हो गया। तो एक फीमेल से जो प्रोडक्शन होगा दैट विल बी द 2.1 हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। 2.1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं अभी मैं बता रहा हूँ। अभी तो हो गया दो दो, मानिए एक फीमेल दो को होगा, तो प्रोडक्शन रेट तो फीमेल का होगा ना, मेल से हम काउंट करेंगे नहीं 2, लेकिन दो मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दो दो हो गया, यहाँ पे दो दो हो गया, तो चार मिलके चार प्रोड्यूस किए, स्टेबलाइज हो गया। इसका मतलब 200 से प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 200। तो अब ग्रोथ तो बढ़ना चाहिए, ये तो ज्यादा होना चाहिए ना, 210, फिर 210, 213 को करेंगे इस रेशियो से। लेकिन ये है कि जो प्रोडक्शन 200 से 210 होता है, फर्टिलिटी रेट होती है, तो जो 210 बच्चा जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस होता है उसमें 10 का डेथ होता है नॉर्मल, 200 में से 10 लोगों का, 10 बच्चों का डेथ होता है। तो स्टेबलाइज ये 210 भले पैदा होंगे पर सर्वाइवल कितना होगा? 200 ही होता है। नॉर्मल आप देखते होंगे चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कई बार पहले ही बर्थ के पहले ही डेथ हो जाता है। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन, तो हम लोग 210 सेफ लेके चलते हैं कि ये बराबर हो जाएगा, ये 210 बड़े प्रोड्यूस होंगे, लेकिन जो सर्वाइवल होगा वो 200 है। तो 200 मिलके 200 को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। तो यही मेन है रिप्लेसमेंट रेट, कि मतलब जितना हम है उतना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द मर्केल कॉन्सर्न ओवर रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया। अब मर्केल, एंजेला मर्केल चांसलर थी पहले जर्मनी की, उन्होंने अपना एक बुक लिखा है, बुक में लिखा है कि जब वो 2014 से जब तक वो थी उस समय के बीच इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो उसके पहले भी थी, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी थी। तो उन्होंने कहा कि वो जाके मतलब इनसे बोली थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से कि आपके वहाँ रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है, माइनॉरिटी पे थोड़ा सा आपके वहाँ वायलेंस हो रहा है, सेफ्टी थोड़ा आप लोग नहीं ध्यान रख रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको मना किया था। तो वही इस बुक जो रिलीज हुआ है उसमें ये सब मेंशन की है कि उनका क्या नजरिया था विद रिस्पेक्ट टू द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ओके, बुक का नाम जानेंगे क्योंकि उसमें हमें पीसीएस में पूछ सकता है। सेंटर्स वर्किंग ऑन द नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन द फीमेल लेवल फॉर द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आ रही है जहां पे वी विल बी ब्रिंगिंग द डिफरेंट गाइडलाइन। जैसे होता है कि जो फीमेल होती हैं वो मैक्सिमम केयर गिविंग वाले इंडस्ट्री में होती हैं, जैसे बच्चों को पालना, कोई बुजुर्ग है उसको पालना, ठीक है, इस तरीके का उनका मेन होता है, खाना बनाना, सफाई करना, ये सब है। लेकिन घर में ये उनके लिए पैसा थोड़ी मिलता है। पैसा कौन काउंट होता है? माना जाता है आपसे कोई कहे कि मम्मी पापा में कौन वर्किंग है, तो आप कहेंगे पापा वर्किंग है, मम्मी नहीं है, लेकिन वो तो पापा से ज़्यादा ही कभी कभी काम करना होता है, कपड़े धोना, खाने बनाना, साफ करना। तो हमें लगता है जिसको पैसा मिलता है वही वर्किंग है। ठीक है, मदर को पैसा मिलता है तो फादर को पैसा मिलता है तो वी विल कंसीडर फादर एज द वर्किंग। लेकिन मदर अगर घर में काम करती हैं तो हम नहीं करेंगे। तो पॉलिसी वही बनाना चाहते हैं कि जो मोनेटाइजेशन हो, तो जो केयर गिविंग हो, जो बच्चे को भी हम पाल रहे हैं या अगर किसी कपड़े धो रहे हैं या क्लीनिंग करवा रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर रूप से मोनेटाइजेशन हो। आर यू गेटिंग ना?
तो इसी के लिए हम एक गाइडलाइन लाना चाहते हैं। ट्रम्प वांट्स ब्रिक्स नेशन ऑफ 100% टैरिफ इफ दे अंडरमाइन यूएस डॉलर। ओके, ब्रिक्स क्या है, व्हाट इज द ब्रिक्स? ट्रम्प ने ये बोला है कि अभी हमने देखा था कि जब मीटिंग थी, अभी कहाँ पे मीटिंग थी, कजान में। एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में थी एंड ब्रिक्स की मीटिंग कजान रशिया में थी। तो वहां पे हमने देखा था कि एक प्रपोजल आया था कि डॉलर का अल्टरनेटिव लाया जाए, कुछ हम आपस के ही पैसे में अपना ट्रेड करें। इस समय डॉलर का डोमिनेंस है, नियर अबाउट 60-70% जो ट्रेड ग्लोबल लेवल पे होता है, जैसे क्रूड ऑयल का होगा या कोई भी और भी ट्रेड है, वहाँ पे डॉलर का डोमिनेंस है, और जिसका डोमिनेंस है वो कम होने देना नहीं चाहेगा। तो वही ट्रम्प ने बोला है कि अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी बनती है जो डॉलर की वैल्यू को कम करना चाहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको अमेरिका के मार्केट से एक्सेस नहीं देंगे, ये ऐसा बोल रहे हैं। हम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, जैसे कि 100% टैरिफ हम लगा देंगे। व्हाट इज मीन बाय द 100% टैरिफ? टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्सेज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो देश के बाहर जाए। 100% टैक्सेज का मतलब ये हुआ कि जब अगर कोई भी एंट्री करेगी, जैसे मैं ये पेन इंडिया में बना के 50 रुपए का जा रहा हूँ यूएस में बेचने, तो वो 50 रुपए का अगर बना के ले जा रहा हूँ तो 50 रुपए इस पे टैक्स लगा देंगे, तो मेरा कॉम्पिटेटिवनेस घट जाएगा। ठीक है, तो टैरिफ जो है दैट विल बी 100%। फायदा तो हुआ नहीं, वो तो टैक्स में यूएस के पास चला जाएगा। तो यही इन्होंने धमकी दिया है। ट्रम्प अनाउंसेज काश पटेल एज हिज पिक टू द लीड एफबीआई। व्हाट इज एफबीआई? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो वो इंडिया का है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज फ्रॉम द यूएस। तो उसके हेड जो है काश पटेल है। काश पटेल इंडिया के हैं, तो पीसीएस में पूछ सकता है, उनका हेड बनाया गया। हाँ, साउथ अफ्रीका पहले से है।